हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गोपाल सोमानी। लास्ट मैंने अकाउंट्स के लिए वीडियो डाला था, वो था वैल्यू एडेड स्टेटमेंट का। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कि व्हाट इज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एंड हाउ डू वी कैलकुलेट, कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं और ये क्या होता है। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिखा है जिसको हम सॉल्व करेंगे ये डिस्कस करने के बाद कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं इस वैल्यू एडेड स्टेटमेंट को। उसके बाद हम ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड होता क्या है। तो जनरली अगर सिंपल बोला जाए, सिंपल शब्दों में, वो होता है इट्स अ डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट अर्न बाय फर्म, प्रॉफिट अर्न बाय फर्म माइनस कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग द कैपिटल। अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में बोले तो वो होता है प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म माइनस कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग द कैपिटल। अब इससे क्या मतलब है प्रॉफिट अर्न बाय फर्म से? तो यहाँ पे एक टर्म होती है, वो होता है नोपैट। प्रॉफिट अर्न बाय फर्म का मतलब क्या हुआ? नोपैट। नोपैट मतलब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग द कैपिटल, इसका क्या मतलब हुआ? कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग द कैपिटल का मतलब हुआ कि उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो होता है WACC मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। WACC मतलब हुआ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और ये हुआ कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब हम एक एक करके देखते हैं कि ये एक एक चीजें कैसे कैलकुलेट होती है। मतलब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें कैसे कैलकुलेट करना है और उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये हुआ नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि दिस इज ऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग कोई भी इनकम हो या एक्सपेंस हो इसमें शामिल नहीं करनी है। पहली बात तो जैसे अगर नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं उससे कोई इनकम शामिल हो, इनकम आती है, इंटरेस्ट इसी होता है, डिविडेंड आता है नॉन ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट से, तो वो हमारे नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, वो इसमें शामिल नहीं होगी नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। अब इसकी देखो कैलकुलेशन कैसे करते हैं नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो जनरली क्या होता है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ होगा, या तो हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ होगा, ठीक है, या हमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा होगा। ठीक है, तो अगर पीबीआईटी दे रखा है, पहले हम पीबीआईटी का देखते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का देखते हैं। तो इसमें हम दो तरीके की कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो हम इंटरेस्ट लेस करेंगे। एक तो सबसे पहले अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंस है, तो उसका एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से फिर उसमें टैक्स लेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा पीबीटी, वो होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, उसमें से हम जब टैक्स डिडक्ट करेंगे वो आ जाएगा हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, अब अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, मतलब आ जाता है, तो उसके बाद हम वापस में इंटरेस्ट ऐड करेंगे। जो इंटरेस्ट हमने लेस किया है वो वापस ऐड करेंगे, बट फुल अमाउंट ऐड नहीं करेंगे, वो नेट ऑफ टैक्स करेंगे। तो पीबीआईटी में कोई भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंस है उसका एडजस्टमेंट करो, उसमें से इंटरेस्ट लेस करना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर इंटरेस्ट, उसमें टैक्स लेस करो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इंटरेस्ट वापस ऐड कर दो। इंटरेस्ट कौन सा? नेट ऑफ टैक्स। मतलब जैसे सपोज इंटरेस्ट है 100 रुपीज और टैक्स की रेट है 30%, तो हम वापस 70 ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है, तो वो जाएगा, वो हमारा होगा नोपैट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, अगर हमें पैट दे रखा है डायरेक्टली तो हम सीधे यहाँ इस वाले स्टेप पे हैं, तो हमें क्या करना है, बस इंटरेस्ट ऐड करना है, नेट ऑफ टैक्स। ठीक है, या तो ऐसे कर सकते हो इसको, पीबीआईटी में इंटरेस्ट लेस करो, फिर टैक्स लेस करो, फिर वापस नेट ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दो। ठीक है, नेट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट ऐड कर दो, या फिर पीबीआईटी है उसमें एडजस्टमेंट करो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंस का,
इनकम जो भी एक्सपेंस है, ठीक है, उसके बाद जो हमारा पीबीटी आता है डायरेक्टली उसमें से आप टैक्स भी डिडक्ट कर सकते हो। डायरेक्टली आप टैक्स डिडक्ट करोगे तो भी आपका सेम ही आएगा, नो पैट। क्योंकि इसमें देखो हो क्या रहा है, इसमें हम पहले इंटरेस्ट लेस कर रहे हैं, ठीक है, फिर वापस हम इंटरेस्ट ऐड कर रहे हैं, वो भी नेट ऑफ टैक्स, तो इवेंचुअली जो डिफरेंस है वो टैक्स का ही है, ठीक है। तो सीधा सा हम अगर पीबीआईटी में टैक्स लेस कर देंगे तो भी हमारे अमाउंट सेम ही आएगी, ठीक है। तो आप कैसे भी कर सकते हो, ये फॉलो करना चाहो ये कर लो, ये करना चाहो ये कर लो, ठीक है। तो इस तरह से हमें नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। पीबीआईटी में डायरेक्ट टैक्स भी डिडक्ट कर दोगे तो भी वो सेम अमाउंट आएगी, क्योंकि इंटरेस्ट यहाँ से लेस हो गया, यहाँ पे ऐड हो रहा है, दोनों का जो डिफरेंस है वो टैक्स का ही है। तो यहाँ पे हम कम अमाउंट पे टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट आ रहा है उस पर टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं और वापस इंटरेस्ट ऐड कर रहे हैं। यहाँ हम इंटरेस्ट डिडक्ट नहीं कर रहे, टोटल अमाउंट पर टैक्स लगा रहे हैं, तो अल्टीमेटली कोई डिफरेंस नहीं आएगा नो पैट में, ओके। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो हमारा एक पार्ट हुआ, ठीक है। तो अब जो दूसरी चीज आती है वो है WACC मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। WACC मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो ये जो चीज है ये आपने एफएम में आपने पढ़ रखी होगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तो बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट है कि हमें कैसे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी है। बट फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, इसके लिए हमें क्या करना होता है। सबसे पहले हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखनी होती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो अगर आप एफएम में देखेंगे तो एफएम में बहुत सारे फॉर्मूलाज दे रखे हैं, क्योंकि उसमें अलग अलग कंडीशन दे रखे हैं कि इशू प्राइस अलग हो, रिडीम्पशन प्राइस अलग हो, तो उसके लिए अलग अलग फॉर्मूला है। बट यहाँ पे जो भी आप क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे बहुत ही सिंपल दे रखे हैं, तो हम जो सिंपल फॉर्मूला है वही बता रहा हूँ जो जनरली यूज हो रखा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ होता है हमारा आई 1 माइनस टी इंटरेस्ट रेट और 1 माइनस टी मीन्स टैक्स रेट, ठीक है। केपी में मतलब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अगेन सेम थिंग की इश्यू प्राइस, रिडम्पशन प्राइस, उसके बेसिस पे अलग अलग फॉर्मूला है, बट और उसमें डिस्काउंटिंग बेसिस पे लेते हैं। बट हम यहाँ पे अगर ऐसी कंडीशन नहीं दे रखी है, ठीक है, तो हम जनरली जो भी डिविडेंड रेट होती है दैट वी कंसीडर एज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। अब बात आती है केई की, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। उसके लिए हम जो मॉडल यूज करते हैं वो है CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ठीक है। अब देखते हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल होता क्या है। तो इसमें जो फॉर्मूला यूज होता है वो है Ke इक्वल टू RF प्लस RM माइनस RF मल्टीप्लाई बाय बीटा, ठीक है। तो एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि फॉर्मूला किस तरह से, मतलब ये फॉर्मूला क्या बताता है। अब क्या होता है, RF का मतलब क्या होता है, रिस्क फ्री रेट, रिस्क फ्री रेट। जनरली हम कहते हैं जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं, जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होते हैं, वो हम कहते हैं उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो रिस्क फ्री रेट होती है। मतलब क्योंकि जब हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी कोई रिस्क नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि हमें रहता है कि मतलब कि कोई भी ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट पेमेंट करने से मना कर दे, बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी होती है। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट रिस्क फ्री रेट, क्योंकि उसमें कोई रिस्क नहीं होती है। तो RF होता है रिस्क फ्री रेट। बट अगर हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अलावा और कहीं जैसे किसी इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां हमें रिस्क रहती है, अलग अलग टाइप्स की रिस्क रहती है, ठीक है। तो जब जनरली कंसेप्ट क्या होता है, अगर रिस्क ज्यादा होती है तो रिटर्न भी ज्यादा होता है। तो अगर हम ज्यादा रिस्क लेना चाह रहे हैं तो वी वांट मोर रिटर्न, ठीक है। अगर ज्यादा रिस्क ले रहे हैं तो वी वांट मोर रिटर्न, ठीक है। तो वो जो रिटर्न है वो ये होता है, ये कहलाता है रिस्क प्रीमियम, इक्विटी प्रीमियम, इक्विटी रिस्क प्रीमियम, ठीक है। मतलब अगर मैं रिस्क नहीं लेता हूं तो मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है, इतना, और अगर मैं रिस्क लेता हूं तो मुझे कितना एडिशनल रिटर्न चाहिए, वो होता है RM माइनस RF, कितना एडिशनल रिटर्न मुझे चाहिए, मुझे कितना चाहिए और रिस्क रिटर्न कितना है, वो जो एक्स्ट्रा होता है वो होता है इक्विटी। अब आता है ये बीटा। बीटा जो होता है ये होता है मेजर ऑफ वॉलेटिलिटी, मतलब अब कई बार क्या होता है, अब जैसे क्या होता है कि जैसे अगर मेरा स्टॉक मार्केट 10% से अप है, ठीक है, तो
जरूरी नहीं कि सारे शेयर जो हो, सारे स्टॉक जो वो 10% से अप हो, ठीक है। कुछ शेयर ऐसे होंगे जो 12% से अप होंगे, कुछ शेयर ऐसे होंगे जो 8% से अप होंगे। तो ये जो वॉलेटिलिटी होती है इसको मेजर करता है बीटा। तो अगर कोई स्टॉक है, शेयर मार्केट है जो 10% से अप हो रहा है बट स्टॉक जो है वो 12% से, तो हम कह सकते हैं कि वो 1.2 है उसका बीटा। अगर ये 10% होगा तो ये 12% होगा, अगर ये 20 होगा तो ये 24 होगा, इस तरह से। तो वो होता है मेजर ऑफ वॉलेटिलिटी कि स्टॉक मार्केट में जो चेंज हो रहा है उसमें कितना वॉलेटाइल है वो पर्टिकुलर स्टॉक, ठीक है। तो ये होता है पर्टिकुलर कंपनी का स्पेसिफिक होता है बीटा, ठीक है। तो इस तरह से देखते हैं कि फिक्स फ्री रेट प्लस एक्स्ट्रा एडिशनल लेने की रिस्क लेने का जो भी प्रीमियम है वो मल्टीप्लाई बाय बीटा, बीटा ऑफ द कंपनी। तो ऐसा करके हम के कैलकुलेट करते हैं। तो जब हमारे पास केडी आ जाता है, केपी आ जाता है, केडी आ जाता है, तो अब उससे हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी है। वेटेड एवरेज मतलब क्या होता है कि जो भी हमारी जो अमाउंट होती है कि मतलब सपोज हमारा केडी है 100 का, मतलब केडी मीन्स डेट है हमारा 100 का, प्रेफरेंस शेयर है हमारे 50 के, और केई है मतलब सॉरी केई मीन्स हियर इक्विटी मीन्स हमारे पास है 250 की, ओके। और केडी हमने सपोज क्या 10% है, केपी 10% है और ये 15% है। तो हमारे डेट हमारे पास 100 है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50 है और ये 250 है। तो वेटेड एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब इसकी जो टोटल है 250, 300, 400, तो इसका हम वेट्स निकालेंगे। तो ये कितना होगा 1/4 मीन्स 0.25, और ये कितना होगा मतलब ऐसे सिंपल सी बात है 100 डिवाइड बाय 400, 50 डिवाइड बाय 400, 250 डिवाइड बाय 400 और मल्टीप्लाई बाय ये रेट 10.10 मल्टीप्लाई बाय 0.10 मल्टीप्लाई बाय 0.15। तो ये जो कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा वो हमारी होगी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ये जो हमारी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो वो जो आएगा फिर हम जो भी हमें नोपैट निकाला था नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें माइनस करेंगे, वो जो आएगा हमारा ईवी होगा, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ओके। तो हम ये एक बार एग्जांपल देखते हैं।